So hello everyone, in this video we are going to discuss the summary of a novella Heart of Darkness, and make sure you watch this video till the end, otherwise you know that you might lose some important questions. So my name is Ekta Mukkal, आप देख रहे हैं Literature by Logic, our very own English literature channel. So let's start. So Heart of Darkness was written by Joseph Conrad in 1902. 1902 में इस नॉवला को इन्होंने लिखा था। बात करें इसकी सेटिंग की तो ये दो जगह पे सेट है, एक लंदन का जो थेम्स रिवर है वहाँ पे, एंड दूसरा जो कॉन्गो रिवर है सेंट्रल अफ्रीका में वहाँ पे। जैसे हमारा वुदरिंग हाइट्स के अंदर सेटिंग की एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस थी, सेटिंग से रिफ्लेक्ट होता था कि किस जगह पे एक्चुअली क्या सीन है, क्या चल रहा है। सेम यही चीज़ इस नॉवला में भी है। इन दोनों रिवर्स की एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है कि किस तरह से ये दोनों जगह की लाइफ को डिपिक्ट करेंगे। ओके, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बात करें इसके नरेटिव स्टाइल की तो ये एक तरह का फ्रेम नरेटिव है, एंड फ्रेम नरेटिव मैंने आपको पहले भी बताया है, स्टोरी के अंदर स्टोरी, जो सेम वुदरिंग हाइट में भी सेम ऐसे होता है, स्टोरी के अंदर स्टोरी होती है। ओके, तो इस नॉवला में होता क्या है एक्चुअली, इस नॉवला के अंदर एक अननेम्ड लिसनर है, ठीक है, जो हमें कहानी बताएगा पहले, एंड वो उसको कौन कहानी सुना रहा है स्टोरी के अंदर, चार्ल्स मार्लो नाम का आदमी है, जो फ़िलहाल थेम्स रिवर पे एक शिप के ऊपर, बोर्ड के ऊपर अपने फ्रेंड्स को कहानी सुना रहा है। तो मान लो उन फ्रेंड्स में से ये एक अननोन लिसनर है जो हमें कहानी सुनाएगा। तो जो चार्ल्स मार्लो है वो अफ्रीका जाता है, एंड अफ्रीका में वो देखता है कि जो सो कॉल्ड यूरोपियन सोसाइटी है ना, वो किस तरीके से अपना बहुत अच्छे से वहाँ पे कंट्रोल जमा के बैठी है, एंड लोगों को ज़्यादा सिविलाइज्ड बना रही है। अब मेरे वर्ड्स पे आप मत जाना, आपको रियलिटी इस नॉवला की जब हम पूरी डिस्कशन करेंगे तब समझ में आएगी। तो बात करें इस नॉवला के कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया चार्ल्स मार्लो है जो मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। प्रोटैगनिस्ट एज सच कोई उसका बहुत वो कैरेक्टर नहीं है कि इसमें ना मेन प्लॉट से ज़्यादा रिलेटेड दो कैरेक्टर्स का एनालाइजेशन दिखाया है इस पूरे नॉवला के अंदर। बहुत बड़ा कोई ऐसे डीप प्लॉट नहीं है जिसमें सारे एक्शंस एंड सीक्वेंसेस ये सब होता है, नहीं, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। बट जो ये दो कैरेक्टर्स हैं उनके दिमाग में क्या चलता है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो जो चार्ल्स मार्लो है वो एक तरह से अपनी जर्नी बताता है कॉन्गो की तरफ, कि वो कैसे कॉन्गो जाता है, एंड वहाँ पे उसे क्या सारी चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ दिस कर्ट्स, मिस्टर कर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें सिर्फ ये दो ही कैरेक्टर है जो हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी जो तीन कैरेक्टर है वो बहुत ही छोटा सा साइड रोल निभाते हैं, ठीक है। तो जो मिस्टर कर्ट्स है ये एक आइवरी ट्रेडर है, ये अफ्रीका में रहता है। चार्ल्स अपनी जर्नी शुरू करेगा थेम्स रिवर से, अफ्रीका जाएगा वो, लेकिन आज जो मिस्टर कर्ट्स है वो अफ्रीका ही रहता है, एंड वो आइवरी का ट्रेडर है। आइवरी क्या होता है, जो हाथी के दांत होते हैं उनको वो ट्रेड करता है, एंड कहाँ पे, अफ्रीका में। तो ये वहाँ पे कैसे रहता है, जो अफ्रीकन लोगों के बीच में एक तरह से गॉड लाइक इमेज बना के रहता है। ऐसे नहीं कि बहुत अच्छा बन के, एक तरह से किंग की तरह रहता है, बहुत टायरेंट इसका रूल होता है, मतलब बहुत ही क्रूएलिटी के साथ रहता है, लोगों को एकदम अपना गुलाम सा बना के रखता है। तो यहाँ पे अफ्रीकन स्लेवरी भी हमें देखने के लिए मिलेगी। तो बाकी के जो तीनों कैरेक्टर है, मैनेजर, ये कर्ट्स को पसंद नहीं करता, बहुत ही छोटा सा इनसिग्निफिकेंट सा रोल है इसका। नेक्स्ट रशियन ट्रेडर होता है एक, ये भोला सा होता है, इसे जो कर्ट्स है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कर्ट्स की लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि ये तो है ना इतने ज़्यादा हाथी के दांत इकट्ठे कर लेता था कि कोई नहीं कर सकता। तो जो ये रशियन ट्रेडर है ये एक तरह से उसका फ्लैटरर है, मतलब उसकी तारीफ़ें करता है। फिर जो लास्ट कैरेक्टर है द इंटेंडेड, ये एक तरह से कर्ट्स की लव इंटरेस्ट है जो लंदन में रहती है। इसका भी एकदम लास्ट में जाके बहुत ही छोटा सा रोल आएगा। तो हम लोगों के लिए ये तीन जो लास्ट के कैरेक्टर्स है ये डिस्कशन में नहीं आएंगे। मेनली ये जो दो कैरेक्टर्स है स्टार्टिंग के, सिर्फ और सिर्फ हम इन्हीं के ऊपर गौर फरमाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो ये जोसेफ कॉनरेड है जिन्होंने ये नॉवला लिखी है ना, ये नॉवला उनकी एक तरह से सेमी ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि जो चार्ल्स मार्लो है जो वहाँ पे जाएंगे अफ्रीका, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे, सेम यही सारी चीज़ें जोसेफ कॉनरेड के साथ होती है। ये पॉलिश ब्रिटिश है एक तरह से, इनको पहले इंग्लिश आती नहीं थी जब तक ये 2021 के हुए, उसके बाद इन्होंने इंग्लिश सीखी, एंड उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छे राइटर बन गए।
तो ये भी एक तरह से जो बोट स्टीम बोट है उसके कैप्टन बनते हैं एंड अपनी पूरी जर्नी करते हैं एंड अफ्रीका में जाके ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारी चीज़ें एंड उसके बाद ये हार्ट ऑफ डार्कनेस ये नॉवला लिखते हैं। इनको जो चिनुआ अचेबे है, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर वो अफ्रीकन राइटर है। उनकी बुक है थिंग्स फॉल अपार्ट, बहुत फेमस बुक है, ठीक है। वो भी मैं आपको कभी ना कभी फ्यूचर में पढ़ाऊंगी। वो इनके ऊपर, इस नावल के ऊपर कमेंट करते हैं दैट दिस जोसेफ कॉनरेड इज़ ब्लडी रेसिस्ट। यही उनके वर्ड्स होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रेसिज्म इस नॉवला के अंदर उन्होंने घुसाई है। अब यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स भी हो सकती है, वो सारी कन्फ्यूजन मैं आपकी क्लियर आउट करती चलूँगी व्हेन वी विल डिस्कस द होल समरी। तो नॉवला के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि ये जो मार्लो है ये अपने फ्रेंड्स को एक इंसिडेंस बता रहा है। कहाँ पर है ये? अभी एक शिप के बोर्ड पर है, ये लोग शायद जर्नी कर रहे हैं कहीं की, तो उस शिप का नाम होता है नेली। एंड ये अभी कहाँ पर है ये शिप? थेम्स रिवर में, इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये अपने फ्रेंड्स को अपना एक बहुत कोई पुराना वाक्य बता रहा होता है उन्हें। तो क्या बताता है उस स्टोरी के अंदर? ये बताता है कि एक द कंपनी नाम की कंपनी है, वो उसका एक्चुअल नाम नहीं होता, ये बस उसे द कंपनी करके रेफ़र करता है। ये एक कंपनी है जो कि कॉलोनियल एंटरप्राइज़ है। कॉलोनियल एंटरप्राइज़ क्या होता है? देखो हम ना ये जो की वर्ड्स है छोटे छोटे ये भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये आपको फ्यूचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जब आप पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ोगे। तो कॉलोनियल एंटरप्राइज़ वो होती है जो किसी कंट्री में जाके अपनी एक तरह से कॉलोनी बना लेती है। जैसे हमारे इस कंट्री में कौन आए थे? ब्रिटिश लोग आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली थी, वो एक तरह की कॉलोनियल एंटरप्राइज़ थी। वहाँ पे आएंगे ट्रेड करने के लिए एंड वहाँ पे ही धीरे 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 रूल करने लग जाएंगे। सेम ऐसे ये लोग अफ्रीका में जाके करते हैं। तो ये जो कॉलोनियल एंटरप्राइज़ होती है ये मास्लो के पास आके बोलती है कि तुम्हें जाना है बेल्जियन कोंगो। ये बेल्जियन कोंगो अफ्रीका में है, आज के टाइम पे इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है। तो वहाँ जाना है, वहाँ हमारा आइवरी का ट्रेड है। आइवरी मैंने आपको बताया था, हाथी के दांतों का ट्रेड, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जाना है हमारे जो ये स्टीम बोट है उसका कैप्टन बन के। तो जो ये मास्लो है ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मार्लो सॉरी, ठीक है। मार्लो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मुझे अफ्रीका एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, कितनी वंडरफुल सी जगहें हैं। मैंने अपने टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचा था, सुना था, तो बड़ा एक्साइटेड होता है अपनी जर्नी के लिए। अब जब जो ये मार्लो है ये जब पहुंच जाता है अफ्रीका, उसके बाद इसे वहाँ जाके रियलिटी का पता चलता है कि यहाँ पे तो कितनी ब्रूटैलिटी हो रही है, यहाँ पे कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जो हमारी ये कॉलोनीज़ बनी हुई है यूरोपियंस की, उन्होंने तो ये इतने सारे कॉलोनाइजर्स बना रखे हैं जो इन्हें बहुत ही डीह्यूमनाइज कंडीशन में रख रहे हैं। तो जो कॉलोनियल हमारा लिटरेचर है ना वो इस सब चीज़ों की बात करता है। तो जो ये हार्ट ऑफ डार्कनेस है ये सबसे वन ऑफ द फर्स्ट हम बोल सकते हैं जो कॉलोनियल लिटरेचर में लिखा गया था, तभी इसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अदरवाइज़ इसमें भी कुछ कुछ लूप होल्स थे जो क्रिटिक्स ने निकाले थे, जैसे चिनुआ अचेबे ने, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो जो ये मार्लो है ये एक मिस्टर कर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनता है कि भाई ये जो कर्ट्स है ये सबसे ज़्यादा आइवरी का ट्रेड सक्सेसफुली करवा लेता है, इतना आज तक किसी भी इंसान ने नहीं किया। तो यूरोपियंस इससे बड़े खुश होते हैं, सब लोग इसे बहुत ज़्यादा ऐसे आइडलिस्टिक इंसान समझ के इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। जो मैंने आपको बताया था रशियन ट्रेडर, उसका बस यहीं पे इतना ही रोल आता है कि वो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है कि ये जो मिस्टर कर्ट्स है ये बड़े ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। एंड ये कहाँ पे रहता है? अभी ऐसी एक स्टेशन कैंप है जो अफ्रीका के फॉरेस्ट में है, तो इसका अपना कैंप सा चल रहा है। वहाँ के लोगों के ऊपर ये प्रॉपर एक किंग की तरह रूल करता है, ठीक है। इसने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, उन सबको वो लोग फॉलो करते हैं। एंड ये इतना ज़्यादा आइवरी का ट्रेड कैसे कर लेता है? अपने आप से तो नहीं ये आइवरी इकट्ठी करके लाता, तो उन लोगों से ही बहुत ज़्यादा काम करवाता है, ठीक है। लेकिन इसकी इमेज बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई जाती है कि बहुत ही बढ़िया इंसान है ये, यूरोपियंस के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जो ये मार्लो है ये इससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि भाई अब मुझे भी देखना है ये मिस्टर कर्ट्स कौन है, कैसे ये काम कर रहा है, कैसे अपना स्टेशन ये चला रहा है वहाँ पे। अब मार्लो को भी उसका जो स्टेशन मास्टर है वो जो है ये कमांड देता है कि तुम्हें जो है मिस्टर कर्ट्स के पास जाना है। एंड वो काफ़ी दूर की जगह होती है, वहाँ पे उन्हें पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-2.5 महीने के अराउंड टाइम लग जाता है।
तो उस 2-2.5 महीने की जो जर्नी होती है ये भी मार्लो की बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, क्योंकि जैसे वो जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि जो ये पूरा घना जंगल है, ये पानी का रास्ता है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, मतलब यहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल है एक तरीके से। एंड फिर उनके ऊपर अटैक्स भी होते हैं, जो वहाँ के ट्राइबल लोग होते हैं वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, तो ये कई बार तो मरते मरते बचते हैं ऐसे अटैक से। एंड जैसे जैसे ये और ज़्यादा पास जाते जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन के, वैसे वैसे इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो और ज़्यादा मैडनेस है, लॉलेसनेस है, मतलब लॉ बिल्कुल भी नहीं है, तो उसकी वजह से इनकी जो जान है हमेशा ज़्यादातर खतरे में रहती है। फिर भी ये जैसे तैसे पहुंच जाता है मिस्टर कर्ट्ज़ के पास। अब ये देखता है जो ये मिस्टर कर्ट्ज़ है ये तो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो रखा है, एंड ये देखता है कितनी डीह्यूमनाइज्ड तरीके से इसने अपना यहाँ पे कंट्रोल जमा के रखा है कि लोग एकदम रोबोट से बन गए यहाँ पे इसके सामने। तो ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ करता है कि ये जो कर्ट्ज़ है ये यूरोपियन है, मतलब ये जो मार्लो है ना, ये बीइंग अ यूरोपियन ही इज़ प्राउड कि बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यूरोपियन हैं, हम इतने सिविलाइज्ड है। एंड कहीं ना कहीं जो ये अफ्रीकन्स है ये इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं है, तो ये इस टेक्स्ट के अंदर थोड़ा बहुत वो शो कर देते हैं, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऐसे डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं, डायरेक्ट वर्ड्स में भी करते हैं। वो डायरेक्टली जो अफ्रीकन्स होते हैं उन्हें कैनिबल्स बोल देते हैं, तभी जो चीनो अचेबे होते हैं वो इतना ज़्यादा इस टेक्स्ट से नाराज़ हो जाते हैं कि तुम तो एक नंबर के रेसिस्ट हो, ठीक है। अब ये मानते हैं कि जो हम यूरोपियंस हैं हम ही इन्हें सिविलाइज़ करना जानते हैं, इन्हें खुद नहीं रहना आता बिल्कुल भी। तो सेम इसी सोच में कौन आ जाता है, ये कर्ट्ज़ बहुत ज़्यादा सोच में आ जाता है कि भाई मुझे इन लोगों को सुधारना है, मैं अपने तरीके से इन्हें कंट्रोल करूँगा एंड इनके ऊपर एक तरीके से रूल करूँगा। और वो बहुत ही टायरेंट रूल होता है, बहुत ही क्रूअल रूल होता है, जो मतलब कोई बहुत ही ख़तरनाक ऐसे शासक होता है ना वैसा बन जाता है, अपनी ह्यूमैनिटी भूल जाता है एंड पूरी तरीके से सैवेज बन जाता है। सैवेज मतलब जंगली बन जाता है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, एक तरह से आधा पागल हो जाता है वो। अब ये कर्ट्ज़ जो है बहुत ज़्यादा बीमार तो होता ही है, तो मार्लो इसे वापस अपने पुराने वाले स्टेशन में ले आता है जहाँ पे ये रह रहा होता है, अपनी स्टीमर में बैठा के जो इसकी बोट होती है। पर कर्ट्ज़ इतना ज़्यादा बीमार होता है कि अब उसके मरने की नौबत आ चुकी है, तो मरते मरते उसके मुँह से यही शब्द निकलते हैं, द हॉरर द हॉरर। मतलब ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है ये, ठीक है, हाईलाइट करके लिखना है। इस पूरे जो नॉवला है ना इसमें ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो मार्लो है वो डिस्क्राइब करता है कि ये जो वर्ड्स है ये एक तरीके से उसके इनर सेंटिमेंट्स शो करते हैं कि ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा हॉरिफिक है कि हम किस तरीके से इतने क्रूएलिटी के साथ इनके ऊपर रूल कर रहे हैं। मरते मरते उसे अपने अंदर शायद से वो इविलनेस नज़र आ जाती है कि जो उसकी सोल है ना वो कितनी खोखली है कि वो इंसान का दर्द नहीं समझती, कि वो इंसान को इंसान नहीं समझती। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो मार्लो है फाइनली उसका वो एक्सपीडिशन ख़त्म होता है एंड वो वापस आ जाता है इंग्लैंड, पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है बहुत लंबे टाइम तक। एंड कुछ टाइम के बाद वो कर्ट्ज़ की फियांसे से जाके मिलता है जिससे कर्ट्ज़ की शादी होने वाली थी। वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी कर्ट्ज़ से, तो उस फियांसी को ही यहाँ पे द इंटेंडेड करके बुलाया, उसका ऐसा कोई नाम नहीं बताते। तो वो जो फियांसे है वो उससे पूछती है मार्लो से कि कर्ट्ज़ ने मरते मरते क्या बोला, तो मार्लो उसका दिल रखने के लिए ये बोल देता है कि उसने तुम्हारा नाम बोला था मरते मरते, ये नहीं बताता कि उसने द हॉरर बोला था। तो यहाँ पे वैसे तो दिखाया है कि वो उसको बोलता है कि तुम्हारा नाम बोला था, लेकिन एक तरीके से सिंबॉलिकली दिखाया जाता है कि वो यूरोप में आके वहाँ पे एक अलग सच्चाई प्रेजेंट करता है। बेसिकली जो वुमेन है उसको सच्चाई नहीं बतानी कुछ भी, उसको एक तरह से अंधेरे में रखते हैं। अच्छा, इस नॉवला के ऊपर बहुत रेयर ऐसा हुआ था कि वुमेन के ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें आपको ये द इंटेंडेड का ही मेंशन करना है कि इसकी इतनी ही सिग्निफिकेंस थी पूरे नॉवला में, और कहीं इसका कोई रोल नहीं आता एंड इसे भी अंधेरे में रखा जाता है, इसे कोई सच्चाई नहीं बताता। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस नॉवला। देखो जो ये थीम्स है ना इसके ऊपर भी अगेन प्रॉपर एक क्वेश्चन आया है, तो यहीं से ही आप इसकी थीम्स प्रिपेयर करना। एक सेपरेट क्वेश्चन मैं आपको नहीं दूंगी, यहाँ पे इसकी डिस्कशन हो जाएगी। तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी थीम तो है इम्पीरियलिज्म।
जो ये वर्ड इम्पीरियलिज्म है ना, इसका मतलब होता है कि आप कॉलोनाइज करके अपना एक तरह से समाज आगे बढ़ाओ, अपना जो राज्य है उसकी बाउंड्रीज और ज़्यादा आगे बढ़ाओ, चाहे ट्रेड के थ्रू बनाओ, चाहे किसी को कॉलोनाइज करके बनाओ। तो आपको अपना एक तरह से जहाँ पे आपकी कंट्री है उसको उसकी बाउंड्रीज़ बढ़ानी है। जैसे ब्रिटेन ने किया था, इंडिया को भी कॉलोनाइज कर लिया, बहुत सारे अलग अलग जगहों को कॉलोनाइज कर लिया। तो वो एक तरह से इम्पीरियलाइज करने का तरीका है कि किसी भी तरीके से उन्हें अपना राज्य आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें इम्पीरियलिज्म दिखाया है एंड हिपोक्रेसी भी दिखाई है कि भाई वो दिखाएंगे ऐसे कि हम तो ट्रेड करने के लिए वहाँ गए हैं, हम तो उन्हें सिविलाइज बनाने के लिए वहाँ पे गए हैं एंड करेंगे वहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा टायरेंट रूल, ठीक है, बहुत ही उनके ऊपर अत्याचार करते, एकदम इंसानों की तरह उन्हें रहने नहीं देते। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थीम इज़ द थिन वेनीर ऑफ सिविलाइजेशन। देखो यहाँ पे जो ये वर्ड वेनीर है ना, इसका मतलब होता है जो चीज़ ऊपर से दिखती है, ठीक है, मतलब जो चीज़ एक्चुअल में अंदर होती है ना, उसे ढकने के लिए किसी और ज़्यादा सटल सोफिस्टिकेटेड वर्ड का यूज़ करो जो कानों को सुनने में अच्छा लगे ताकि रियलिटी छुप जाए, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सिविलाइजेशन वर्ड बोल बोल के कि भाई ये तो अफ्रीकन्स है, ये सिविलाइज्ड नहीं है, इन्हें तो कुछ नहीं आता, ना रहने का ढंग, ना खाने का ढंग, कुछ भी नहीं, तो हम इन्हें सिखाएंगे, हम यूरोपियंस हैं, हमें सारी चीज़ पता है, तो हम सिखाएंगे इन लोगों को, ठीक है। तो वो सिविलाइजेशन वर्ड बोल बोल के उनको जितना ज़्यादा उनका खून चूस सकते थे ना, उतना उन लोगों को वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉरल एंड साइकोलॉजिकल डार्कनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इसकी कि मॉरली वो लोग कितने ज़्यादा डिग्रेड हो चुके हैं, मॉरल उनका पूरा डिके दिखाया है, जो स्पेशली मिस्टर कर्ट्स के रोल में हमें दिखाया जाता है। एंड साइकोलॉजिकली कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, जो मेन हमारा जो नरेटर होता है मार्लो, इसकी साइकोलॉजी दिखाई जाती है कि ये अभी भी इंसानियत को समझता है, इसे ये सारी चीज़ें गलत लगती है कहीं ना कहीं। जो भी कर्ट्स जैसे भी उन लोगों को ट्रीट कर रहा होता है, ये उसका सपोर्ट नहीं करता, तो ये खुद ऐसे सोचता है कि यार मैं तो जो यूरोपियन हमारी वैल्यूज़ हैं उनकी कितनी ज़्यादा तारीफ़ें करता था, कितना सोचता था, तो वो कहीं ना कहीं ये भी भूल देता है कि जो ये कर्ट्स है ये यूरोपियन वैल्यूज़ भूल चुका है। जैसे यूरोपियंस बहुत ही ज़्यादा उनकी वैल्यूज़ बहुत तगड़ी थी कि भाई वो इस तरीके से इतने सारे लोग इतने ज़्यादा बुरी तरीके से कॉलोनाइजर्स कैसे बन गए। नेक्स्ट इज़ एलियनेशन एंड मैडनेस। तो जो मिस्टर कर्ट्स था वो एक तरह से अकेला हो गया था उस जगह पे, उसका कोई ऐसे सच्चा प्यार करने वाला था नहीं, मुंह पे कोई चाहे उसके साथ ही उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो उसका कोई सपोर्ट वैसे नहीं करता था दिल से कि तुम जो ये काम कर रहे हो, अगर उसे वो इंसान सच्चा उसे समझ में आ रहा है कि ये इतनी क्रुएलिटी करता है लोगों के ऊपर, तो उसे कोई पसंद नहीं करेगा। वो जो लोग थे उसके अंडर काम करते थे वो भी उससे डर के करते थे कि हाँ ये हमें कुछ ना कुछ फिर पनिश कर देगा। एंड वो इन सब चीज़ों को करते करते पागल सा हो गया था। मैडनेस दिखाई है उसकी, किस तरीके से पूरा जंगली बन गया है। हालांकि सिविलाइज्ड हुआ करता होगा, लेकिन इन लोगों के बीच आके जंगली बन गया। ये इस टेक्स्ट में मेंशन है कि वो तो यूरोपियन सिविलाइज्ड पर्सन था, पर इन लोगों के बीच आके वो एक तरह से सेवेज हो गया, जंगली बन गया। नेक्स्ट इज़ द करप्टिंग पावर ऑफ अनचेक्ड अथॉरिटी। तो यहाँ पे दिखाया कि अगर आपने अपने कहीं से लोग भेजे हैं कि वहाँ पे जाके चीज़ें संभालो, रूल करो एंड ये ट्रेड चलाओ हमारा, तो अगर आप चेक नहीं करोगे तो उसका जो है करप्टिंग पावर हो जाएगी, मतलब वहाँ पे जो इंसान रूल कर रहा है वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाएगा और गलत फ़ायदा उठाने लग जाएगा अपनी पावर का। ये भी एक तरीके से इसकी थीम है एंड ये भी एक सटल तरीका है ये छुपाने का कि हमारी यूरोपियन वैल्यूज़ तो हाई है, हमने रेगुलर चेक नहीं रखा बस कि जो वहाँ पे इंसान कंट्रोल कर रहा है वो कैसे कर रहा है। ये एक जैसे कहते हैं ना पल्ला झाड़ने वाली बात कि हमारी गारंटी नहीं है वहाँ पे कैसे रूल कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता, हम इस सब के वो नहीं है, हमारी नज़र में नहीं आया कि वहाँ पे अफ्रीकन्स के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार। नॉवला के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बल्स का भी यूज़ किया गया है दैट वी विल चेक नाउ। सो सबसे पहले तो जो कॉन्गो रिवर है वो किस चीज़ को दिखाते हैं, ह्यूमन सेवेजरी को दिखाते हैं कि इंसान कैसे जंगली बन जाता है। जैसे ही वो कॉन्गो रिवर वो उस जगह पे जाता है, फॉरेस्ट में जाता है, तो वो एक्चुअली दिखाते हैं कि इस जगह की वजह से कि ये जगह भी ऐसी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेटिंग्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, कि सेटिंग से ही पता चल जाता है कि ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस टाइटल दिया है ना, ये अफ्रीका के हार्ट में है, मतलब एकदम सेंटर में ये जगह है एंड दिस इज़ द हार्ट ऑफ डार्कनेस, कि जोग्राफिकली ये एरिया
अफ्रीका के सेंटर में हो गया, तो इट रिप्रेजेंट्स अ हार्ट एंड दिस होल हार्ट इज़ फुल ऑफ डार्कनेस। तो इस तरीके से ये सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया है। टाइटल किस चीज़ के लिए? ये कॉन्गो एरिया के लिए, जो इसमें सारे लोग आ जाते हैं, रिवर आ जाता है, फॉरेस्ट आ जाता है, एंड जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज थेम्स रिवर। थेम्स रिवर इस तरीके से दिखाई है जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड रिफाइंड लाइफ है, एकदम बहुत ही मस्त, लोग अच्छे से जी रहे हैं, उन्हें पता कैसे जीना होता है। नेक्स्ट इज डार्कनेस। तो ऑब्वियसली इसके अंदर डार्कनेस दिखाई है कि किस तरीके से इविलनेस है, इग्नोरेंस है, एंड जो लोग हैं वहाँ के अफ्रीकन्स हैं वो भी सामने से उसके लिए वो नहीं कर रहे, रिबल नहीं कर रहे कि हमें तुम लोग ऐसे कैसे ट्रीट कर रहे हो। इसका भी एक पॉइंट चिनवा अचेबे बोलते हैं कि भाई तुम अफ्रीकन्स को समझते क्या हो, कि मतलब तुम हमें ऐसे दिखा रहे हो दैट वी डोंट अंडरस्टैंड कि आप हमारे ऊपर कॉलोनाइज कर रहे हो, एंड हम उसके लिए अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते। वो चीज़ आपने कुछ मेंशन नहीं करी अपनी नोवेला में, एज इफ़ वी डोंट एग्जिस्ट, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस नॉवला के बारे में अच्छी तरीके से समझने हैं कि कहाँ पे ये पॉजिटिव जा रहा है एंड कहाँ पे ये एक्चुअली नेगेटिव हो रहा है। नेक्स्ट इज़ आइवरी। आइवरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? एक तरह से ग्रीड रिप्रेजेंट कर रही है कि तुम हाथी के दांतों को निकाल रहे हो कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल जाए, और फिर उन लोगों से मेहनत करवा रहे हो। मेहनत भी क्या, एक तरीके से स्लेवरी का जो एकदम एक्सट्रीम फेस हो सकता है ना, वो वहाँ पे शो होता है। उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। नेक्स्ट इज कर्ट्स लास्ट वर्ड। जो कर्ट्स के लास्ट वर्ड होते हैं, इट्स हॉरर, वो बहुत ज़्यादा सिम्बॉलिकली यूज़ किए गए कि जो पूरी सिचुएशन है इट इज़ फुल ऑफ हॉरर, इट इज़ सो हॉरिफिक कि इतना ज़्यादा एविलनेस है इस जगह में। मतलब वो अपने यूरोपियन लोगों को मना भी नहीं कर सकते कि मैं ये क्रूअल काम नहीं करूँगा, उसे पता है वो जो भी कर रहा है सब गलत है, पर फिर भी उस चीज़ से वापस नहीं जाता। मरते टाइम बस उसे रियलिटी का एहसास होता है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा भयावह है। द लास्ट वन इज़ द इंटेंडेड। मतलब जो वो लड़की रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे कर्ट्स की फियांसे, दिखाते हैं कि जनरल पब्लिक से एक तरीके से सच्चाई छुपाई जाती है, उन्हें कुछ और बाहरी झूठ बोल के, जैसे मैंने आपको बताया ना सिविलाइजेशन का वर्ड यूज़ कर देते हैं कि हम तो उन लोगों को ना सिविलाइज्ड करके आ रहे हैं, हम तो उनके ऊपर बड़ा जो है एहसान करके आ रहे हैं। तो इस तरीके से दिखाते हैं पब्लिक को कि तुम लोगों को नहीं पता हम लोग कितने महान हैं। ठीक है, जैसे वो उस लड़की को बोलते ना कि उसने लास्ट में तुम्हारा नाम लिया, तो झूठ बोल देता, पर्दा डाल देता सच्चाई पे कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस नॉवेला। तो सबसे पहले तो हमारा वही क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है ये एक जोग्राफिकल एरिया के लिए यूज़ किया गया है कि जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो एक तरह से ऐसे लगेगा जैसे इट इज़ द हार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, एंड इट इज़ फुल ऑफ डार्कनेस, तो ये आपको वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट स्पिरिचुअल डार्कनेस है। ठीक है, विद ह्यूमंस के अंदर कोई भी स्पिरिचुअलिटी नहीं एग्जिस्ट करती, एंड जो कॉन्गो रिवर की जर्नी है वो भी एक तरीके से इंसान का डार्केस्ट एस्पेक्ट दिखाती है, ह्यूमन सोल की। ठीक है, एंड सेवेजरी है, जंगलीपन है, टायरनी है, मतलब बहुत ही क्रूअल रूल है वहाँ पे, एंड इम्पीरियलिज्म का हॉरर्स दिखाया कि किस तरीके से जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल करने जाती है तो वो कितने गंदे तरीके अपनाती है उसके लिए, मतलब इट इज़ एक्सट्रीमली हॉरिफिक। हिपोक्रेसी भी दिखाते हैं इसमें उन लोगों की कि मुंह पे कुछ और बता रहे हैं लोगों को सच्चाई, पीठ पीछे कुछ और है। नेक्स्ट इज़ यूरोपियन इम्पीरियल एम्बिशन, कि उनका एम्बिशन है कि वो पूरे वर्ल्ड पे राज करे। ये नॉवला कब आई थी? 1902 में आई थी। ठीक है, उस टाइम पे ब्रिटिश ऑलरेडी जो ब्रिटेन है वो बहुत सारी जगहों पे राज करता था, तो उस टाइम के हिसाब से ये नॉवला उनको भी खुश करती है एक्चुअली कि आप लोग इतने भी बुरे नहीं हो। ये अफ्रीका में आके ही जो है थोड़ा सा हम यूरोपियंस का दिमाग फिर जाता है क्योंकि यहाँ पे माहौल ही ऐसा है, इस तरह की सिचुएशन बना देते हैं यहाँ पे। ह्यूमन करप्शन को दिखाया है कि इंसान कैसे पूरी तरीके से करप्ट हो जाती है उसकी सोल। क्वेश्चन इज कॉमेंट ऑन द नरेटिव टेक्निक इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इट इज़ अ फ्रेम नरेटिव। ठीक है, यहाँ पे फ्रेम नरेटिव यूज़ हुआ है, दैट मीन्स देयर इज़ अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। तो स्टार्टिंग में जो हमारा नरेटर होता है वो एक्चुअली अननोन इंसान है जो सुन रहा है ये कहानी। दैट पर्सन माइट बी वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ मार्लो, जो उस शिप के बोर्ड पे बैठा हुआ है।
ठीक है। तो इसकी स्टोरी के अंदर, इस अननोन मैन की स्टोरी के अंदर किसकी स्टोरी चल रही है? मार्लो की। तो हमारे पास ये 2 पर्सपेक्टिव हो गए। एंड एक और पर्सपेक्टिव हमारा मिस्टर कर्ट्स की। कर्ट्स भी अपने वहाँ की सिचुएशन पूरी तरीके से इसको बताता है मार्लो पे कि यहाँ पे कैसे रहा जाता है, कैसे मैं यहाँ पे सर्वाइव करता हूँ जब वो थोड़ा सा बोलने की हालत में होता है। तो 3 पर्सपेक्टिव हमारे पास आ जाते हैं। तो इस जो आपको नरेटिव स्टाइल आप डिस्क्राइब करोगे तो आप बताना मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है यहाँ पे, किन किन लोगों के, इन तीनों लोगों को जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब करे। फिर इसमें सिम्बॉलिज्म दिखाई है, आयरनी दिखाई है एंड एम्बिग्यूटी दिखाई है। ये तीनों ही मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एंड मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिखाई है। नेक्स्ट इज़ एक तरीके से नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग दिखाई है। कभी तो वो मार्लो के दिमाग में जो टेंशन्स चल रही है, जो उसको इतनी घबराहट हो रही है कि किस तरह की जगह पे वो आ गया है, उसे ये सब चीज़ें देख के, सोच के, सुन के बहुत ही ज़्यादा ऐसे धक्का सा लगता है कि मैं तो यूरोपियंस को क्या समझता था और यहाँ पे आके क्या इनका ये राज चल रहा है। तो वो जो अफ्रीकन्स की हालत देखता है, उसको देख करके उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उसे जो स्टोरी सुना रहा होता है ना, बीच बीच में वो उससे डिविएट भी होता रहता है। मिस्ट्री, कन्फ्यूजन, मॉरल डार्कनेस सराउंडिंग कॉलोनियलिज्म। तो ये कॉलोनियलिज्म इसकी जो मेन थीम थी, उसके अराउंड ही इसका नरेशन पूरा चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द थीम ऑफ रेस इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। देखो इसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा कि किस तरीके से एक तरह से रेसिज्म दिखाई गई है। तो अफ्रीकन्स को जो है ना बहुत प्रिमिटिव वॉइसलेस लोगों की तरह रिप्रेजेंट करा है कि जो ये अफ्रीकन्स है ना, इनकी कोई अपनी आवाज़ नहीं है और ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं। प्रिमिटिव मतलब पिछड़ापन होना, ठीक है। ये अननेम्ड है, किसी भी अफ्रीकन कैरेक्टर का कुछ जिक्र नहीं किया, बस ये बताया कि एक भीड़ है एंड उस भीड़ में किस तरीके से जो मिस्टर कर्ट्स है वो राज करता है, उन लोगों की कितनी कैसी हालत है। बस डिह्यूमनाइज्ड सिचुएशन में ये रहते हैं एंड इट इज़ अ फेसलेस मासेस, मतलब ऐसे उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी ही नहीं हो। एंड इनको किस तरीके का दिखाया है? सेवेज दिखाया है। सेवेज मतलब जंगली है ये, इन्हें रहने का सलीका नहीं पता। और क्या एक्सट्रीम वर्ड यूज़ करा है? कैनिबल्स। कैनिबल्स कौन होते हैं? जो इंसान होके इंसान को खाए, ठीक है। एंड सिम्बल्स ऑफ डार्कनेस, पूरे एरिया को ही बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे किया है कि भाई ये जो पूरा एरिया है यही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो ये बताते हैं एक तरीके से रेस को है ना, इन्होंने एक टूल की तरह यूज़ करा है कि हम जो है ये एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं क्योंकि हमें तुम्हें सिविलाइज करना है। तो क्योंकि तुम्हारी रेस ही ऐसी है कि तुम्हें पिछड़ापन है, तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, पढ़े लिखे तुम हो नहीं, ट्राइब्स में रहते हो, किसी रिलीजन को मानते नहीं हो, और सबसे बड़ी बात ये लोग किसी रिलीजन को ऐसे फॉलो नहीं करते, तो इनके अंदर वो वाली यूनिटी भी नहीं थी। ओके। रेसिज्म डिह्यूमनाइजेस बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड। ये नॉवल शो करती है कि जो ऑपरेसर है वो भी डिह्यूमनाइज्ड होता है, मतलब उसके ऊपर भी सफरिंग्स आती है। जो चिन्वा अचेबे है उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था इन सारी रेशियल स्टीरियोटाइप्स की वजह से, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके। एंड ये इम्पीरियल हिपोक्रेसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्लो एंड कर्ट्स ऑक्यूपाई 2 डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशंस इन हार्ट ऑफ डार्कनेस डिस्कस। एक तरीके से इन दोनों कैरेक्टर्स को आपको डिस्क्राइब करना है कि ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। तो सबसे पहले जो मार्लो है उसकी जो जर्नी है वो शुरू ही ऐसे होती है कि जो यूरोपियन वैल्यूज़ है, ड्यूटी है, वो बहुत ही ज़्यादा महान है, ठीक है। एंड जैसे जैसे उसकी जर्नी अफ्रीका के पास आती जाती है, उसे एक तरह से इम्पीरियलिज्म का ये झूठा मुखौटा सामने आता है कि ये कितने हिपोक्रेट लोग हैं कि वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ की बात करते हैं एंड यहाँ पे आके इन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ह्यूमैनिटी को समझता है कि इंसानियत को नाम की कोई चीज़ होती है भाई, तुम इंसान को इस तरीके से डिह्यूमनाइज तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, उन्हें अपना नौकर बना के नहीं रख सकते, जो लिटरली ये अफ्रीकन लोगों को स्लेव बना के वहाँ पे रख रहे थे। एंड जो उसके अपोजिट कर्ट्स है दिखाते हैं, उसका तो पूरा का पूरा जो मॉरल वैल्यूज़ है वही कोलैप्स कर चुकी है भाई, उसके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज सेंटिमेंट्स कुछ नहीं बचे। वो इंसान को एक तरीके से रोबोट समझता है कि तुम मेरी सिर्फ सर्विस में हो, यहाँ पे जितना मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ वो सब काम करना ही तुम यहाँ पे शांति से रह सकते हो अगर वो काम करोगे, तो अदरवाइज़ तुम्हें इतनी ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स मिलेगी कि तुम्हारे खाना पीना सब बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही गॉड लाइक टायरेंट की तरह रहते हैं। वहाँ के जो एक्चुअल नेटिव लोग होते हैं, जो वहाँ के एक्चुअल
अफ्रीकन ट्राइब्स होती है। जो मार्लो है वो अभी भी मॉरल वैल्यूज़ को समझता है, उन्हें क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और दूसरी तरफ कर्ट्स जो है एब्सोल्यूट मॉरल डिके उसका दिखाते हैं। तो ये दोनों ही इनकी आइडियोलॉजी जो है एकदम एक्सट्रीम डिफरेंट साइड्स की होती है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ट ऑफ डार्कनेस डिपिक्ट्स अफ्रीका एज अ प्लेस ऑफ नेगेशंस, डू यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले इस वर्ड नेगेशन का मीनिंग समझते हैं। इट सिंपली मीन्स टू डिनाई, ओके, रिजेक्ट करना, स्टेट ऑफ डिनायल, मतलब कुछ हद तक हम कह सकते हैं किसी चीज़ को नेगेटिव बनाना या फिर बिल्कुल ही स्टेट ऑफ ए डिनाई करना। ओके, यस, हम कह सकते हैं कि अफ्रीका जो है इट इज़ अ प्लेस ऑफ नेगेशंस। किस तरीके से इसको डिपिक्ट किया गया है नॉवला के अंदर, उसको अगर हम सारे पॉइंट समराइज करें तो बिल्कुल इसको ऐसे दिखाया गया है जैसे इट रिजेक्ट्स एवरीथिंग। ओके, अफ्रीका इज शोन एज अ लैंड विदाउट सिविलाइजेशन, कि वहाँ पे बिल्कुल भी लोग सिविलाइज्ड नहीं है, जंगलियों की तरह रहते हैं। सेवेजरी का यूज़ किया है, कैनिबलिज्म वर्ड का यूज़ किया गया है। कोई लॉ नहीं है, कोई मॉरल ऑर्डर नहीं है, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है उन लोगों का। एंड यहाँ पे ना एक खालीपन सा दिखाया कि ये कोई और अदर वर्ल्ड है, कोई और दुनिया है जहाँ पे यूरोपियन जो है आकर के अपने मॉरल वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। ओके, अदरवाइज़ तो उनमें बड़े मॉरल वैल्यूज़ है। नेक्स्ट दिखाया कि एब्सेंस ऑफ वॉइस, आइडेंटिटी एंड एजेंसी, कि किन इनके ऊपर कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, रूल नहीं है, आपस में ये मिल के नहीं रह सकते, एकजुट होके नहीं रह सकते, इन लोगों की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, एज इफ़ ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हो इन लोगों के बीच। नेक्स्ट इज़ इनका जो ये डार्कनेस, वाइल्डनेस वर्ड्स का यूज़ कर करके इस जगह को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया है। एंड यहाँ पे दिखा है कि यूरोपियंस के लिए ये एक तरह से बैकड्रॉप की तरह यूज़ किया है, जहाँ पे वो अपने साइकोलॉजिकल और मॉरल जो है वैल्यूज़ आके भूल जाते हैं, मतलब वहाँ पे क्राइसिस में पड़ जाते हैं कि मॉरली वो सोच में पड़ जाएंगे या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे इस जगह पे आके। एंड जो मॉडर्न क्रिटिक्स है ना, उन लोगों ने इस पूरे टेक्स्ट को एक तरीके से बहुत ज़्यादा यूरोसेंट्रिक हिसाब से देखा। यूरोसेंट्रिक मतलब होता है जब हम यूरोपियंस की सोच, जो यूरोपियन सोचते हैं ना कि हम सबसे बेस्ट, हमें सबसे ज़्यादा पता है, तो यूरोपियंस को सेंटर में रखा है। एक्चुअल में अफ्रीकन्स को नहीं रखा है यहाँ पे सेंटर में, यूरोपियंस को सेंटर में रखा है। ये मॉडर्न क्रिटिक्स इस टेक्स्ट को इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुमने इस टेक्स्ट में ज़्यादातर यूरोपियंस की सिचुएशन दिखाई है कि वो यहाँ आके मॉरली करप्ट हो जाते हैं, अदरवाइज़ तो वो बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए समझदार इंसान हैं। तो इसी के साथ हमारी ये आज की क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड सब कुछ समझ में आया हो। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट था वैसे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन एज ईजी वर्ड्स एज पॉसिबल। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।